नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें आज हम बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से वोटिंग हो गई है और कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो वोटिंग प्रतिशत जो है वो पिछली बार से भी कम है। तो बिहार की बदलती राजनीति की बड़ी परीक्षा के तौर पे हम लगातार बात कर रहे थे कि ये परीक्षा है बिहार की राजनीति की। एक तरफ बीजेपी अपनी परंपरागत सीट बचाने की चुनौती से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ जनसुराज के प्रशांत किशोर इस चुनाव को अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता की लड़ाई बना चुके हैं। आरजेडी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। मतदान के दौरान जिस तरह से कम वोटिंग की बात आई, फर्जी वोटिंग के आरोप लगे, बूथों पर हंगामा हुआ, ईवीएम खराब होने की घटनाएं सामने आई, पुलिस की कार्रवाई हुई, राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस चुनाव को और ज़्यादा जो है वो हाई प्रोफाइल बना दिए हैं। हम इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हैं अभी राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे कि ये शहरी मतदाता यहाँ ज़्यादा हैं और मतदान प्रतिशत जो है वो बांकीपुर का अच्छा नहीं रहा है हमेशा से। अभी अगर दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े देखें तो करीब 27.9% जो है वो मतदान जो है वो दर्ज हुआ है। और 2025 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 3 बजे तक की, अगर हम क्योंकि 3 बजे तक की ही बात करेंगे तो करीब 10% जो है वो कम है। प्रतिशत में अगर हम देखें तो आमतौर पर शहरी सीटों पर कम मतदान के अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। तो क्या ये वोटरों की उदासीनता है, क्या है सत्ता विरोधी संकेत है, या फिर कोई संगठित वोट बैंक की रणनीति है? कम मतदान का सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान आपको क्या लग रहा है कि किसको हो सकता है, बीजेपी को, आरजेडी को, या जनसुराज को? देखिए, कम मतदान का मतलब ये नहीं होता है कि वो सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर मतदाता बड़ी संख्या में अगर नहीं निकल रहे हैं बांकीपुर से तो एक सवाल तो है। एक सुंदर तस्वीर सुबह सुबह आई, बड़ा प्रेरणादायक था कि 94 वर्ष की उम्र में डॉक्टर सीपी ठाकुर सबसे पहले निकलते हैं और मतदान केंद्र पर अपना मतदान करते हैं। फिर ये जो 15 से 29 वर्ष के बीच या 18 से 29 वर्ष के बीच जो एक नौजवानों की बड़ी पीढ़ी है, 1,10,000 का आंकड़ा होता है। ये जो जेनजी थे आज चुनाव के दिन इतने उदासीन कैसे हो गए कि उनकी संख्या इतनी कम गई। 1,78,000 महिलाएं हैं जो अभी कहती है कि आधी आबादी के हम प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या वो आधी आबादी बड़ी संख्या में नहीं निकली? और फिर ये माना जाता है कि ये अर्बन सीट है, बड़ा एलिट क्लास के लोग रहते हैं यहाँ, ये प्रबुद्ध हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं, वोटिंग राइट्स को समझते हैं। तो फिर ये वोटिंग राइट्स को समझने वाले ये मतदाता इतनी कम संख्या में कैसे निकले? और आज तो मैं सुबह से ही देख रहा था, लगातार 9 बजे तक मात्र 4.6% मतदान हुआ था। 11 बजे का भी मैंने आंकड़ा देखा, 11.5%। मैं 2-2 घंटे का आंकड़ा मैं देख रहा था जब जारी हो रहा था। उस समय से ही लग रहा था कि मतदान का प्रतिशत घटेगा। लगा कि फिर दिन चढ़ेगा, दोपहर के बाद फिर बड़ी संख्या में, हालांकि थोड़ी बारिश भी हुई, बारिश ने भी निश्चित रूप से व्यवधान पैदा किया होगा। लेकिन मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि ठीक है, आप जिनको भी पसंद करते हो, जिनको भी नापसंद करते हो, लेकिन अगर जो पढ़े लिखे हुए, अपने राइट्स को, अपने अधिकारों के प्रति सजग सक्रिय रहने वाले मतदाता अगर बड़ी संख्या में नहीं निकलते हैं तो एक सवाल तो होता है। हालांकि बांकीपुर में परसेंटेज ऐसे भी कॉम्परेटिवली कम रहा है। 2020 में 1,39,000 मतदाताओं ने मतदान किया था। 1,56,000 मतदाताओं ने मतदान किया था 2025 में, जबकि 3,78,000 कुछ मतदाता है। तो 3,41% का मतदान, 39% का मतदान, 40% का मतदान,
ये तो बताता ही है ना कि एक बड़ी संख्या है जो या तो मतदान के दिन अनुपस्थित होते हैं या उदासीन होते हैं। तो कम मतदान तो एक सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सवाल। अब आपके जो दूसरे सवाल, अभी ये कहना प्रीमेच्योर्ड होगा कि ये कम मतदान क्या संकेत करता है। आरजेडी के तेजस्वी यादव तो बहुत बाद में आए और 2 दिन तक उन्होंने प्रचार जरूर किया, लेकिन जनता मन बना लेती है, वो एक दिन 2 दिन में वो अपना मन बदलती नहीं। जब पूरा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर या आरजेडी के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे और 2 दिन आकर के बस उन्होंने घूम लिया और रेखा गुप्ता कही कि अब सब माहौल हरा हरा हो गया, तो ऐसा 2 दिन में कुछ होता नहीं। तीसरी चीज है कि पुलिस बल भी काफी सक्रिय थी ताकि बाई इलेक्शन चूंकि बहुत होता नहीं है, 1-2 जगह, बिहार में तो एक ही जगह है, तो जितने मजिस्ट्रेट, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्यूट किया गया था, इसमें गलत तरीके से मतदान की गुंजाइश कम बनती थी। जो योग्य मतदाता थे वही अब मतदान केंद्र तक गए होंगे, बाकी लोगों ने अपने को किनारे कर लिया है। देखना होगा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि विकास का संकल्प हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता भी अगर लड़ते हैं तो हमारी पूरी पार्टी अपनी ताकत, सांगठनिक ताकत झोंक देती है। बूथ प्रबंधन उनका कितना इस बार मजबूत और सशक्त रहा। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के भी अपने दावे हैं कि लोग हमारे साथ खड़े रहे। बदलाव और मुद्दे अब लोगों के जेहन में आ गई है बात। हाँ, मुखरता तो दिख रही थी, लोग बोल तो रहे थे इस बार। अगर 24 वार्ड हैं और 24 वार्ड में अगर 422 मतदान केंद्र की बात आप करेंगे तो मुखरता आई थी इसमें, बोल रहे थे। जो चीजें छुटी थी सरकार से उनके खिलाफ भी बोल रहे थे, अपने हिस्से की भी बात कह रहे थे, नाराजगी थी वह भी कह रहे थे, और अगर उनका समर्थन था कि नहीं हम विकास और स्थायित्व के साथ रहेंगे, लगातार हमारे क्षेत्र में बदलाव हुआ है, बांकीपुर के माने फेस लिफ्टिंग हुई है, तस्वीर बदली है, इस पर भी लोग बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि 6 बजे तक तो है ही ना, 6 बजे के बाद बेहतर कहा जा सकता है कि क्या ये मतदान प्रतिशत पिछली बार से भी कम रहा या बाद में इवनिंग में थोड़ा जा करके उसको मेकअप किया लोगों ने, चूंकि आपके पास भी जो आंकड़े हैं वो 3 बजे तक। बिल्कुल। जो 27-28% की बात आप कर रही हैं वही मेरी भी जानकारी है। 5 बजे के बाद का कोई आंकड़ा भी आया नहीं और 6 बजे तो मतदान ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, कंटेस्ट के बारे में मैं भी आज था, तो कंटेस्ट तो है, देखते कि चूंकि ये मतदान तो गुप्त होता है ना, अभी तो कोई एग्जिट पोल जैसी बात तो भी हम लोग करेंगे नहीं। और उसका सैंपल बहुत छोटा होता है बाई इलेक्शन में, वोट किसी और को कहते किसी और के बारे में है। 6 बजे के बाद कुछ चीजें प्रेडिक्शन आने लगेगी। हाँ, सैंपल साइज अभी तो कुछ भी बोलना उस पर थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। तो कम मतदान प्रतिशत लोकतंत्र में एक बहुत अच्छा संकेत तो नहीं। उम्मीद थी, प्रशांत किशोर थे, बीजेपी चूंकि वो नितिन नवीन की छोड़ी हुई सीट थी और रेखा गुप्ता थी, तो इस बार इस अधिक संख्या में लोग निकलेंगे, मतदान करेंगे, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। वो संख्या कम रही। प्रतिशत का तो भी एग्जैक्ट फिगर हम लोग बता सकते हैं जब 6 बजे के बाद आएगी तस्वीर। तो बिल्कुल। रामबंधु सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मेरा सवाल आपसे होगा, जिस तरह से अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि परसेंटेज जो है वो वोटिंग परसेंटेज हो सकता है ज़्यादा हो, छात्र आंदोलन का असर दिखे, और जिस तरह से जेनजी की बात हो रही थी कि वो नाराज़ दिख रहे हैं, छात्रों में गुस्सा है, वो नाराज़गी नज़र आएगी इस बार, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो फॉर अ चेंज भी वो दिखा नहीं वहाँ पे। अभी तक फिलहाल जो हमारे पास आंकड़े हैं, अभी 6 बजे तक, जैसा संजय सर भी बता रहे हैं, 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन जो 3 बजे तक के आंकड़े थे 27% के आसपास वोटिंग हुई थी वहाँ। जिस तरह से मतदान के दौरान हमने देखा कि आनंदपुरी, किदवईपुरी और पीएनटी कॉलोनी समेत कई इलाकों में झड़प भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई, हंगामे की भी खबर आई सामने।
जनसुराज ने पुलिस और बीजेपी पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने जनसुराज पर फर्जी वोटिंग की कोशिश का आरोप लगाया है। जिस तरह से कई तरह की बातें सामने आ रही है, रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखा गया, तो क्या ये घटनाएं जो है वो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है, या उसके कारण हो सकता है क्या कि वोटिंग कम हुआ हो, या जिस तरह से अभी आ रहे हैं सामने आंकड़े? देखिए, शहरी मतदाता ऐसे भी कम घरों से बाहर निकलते हैं और उपचुनाव में ऐसा रहा भी है कि वोटिंग प्रतिशत जो विधानसभा या आम चुनाव होता है उसकी तुलना में कम होता है। इस बार जो बदलाव की बात प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया था उसका प्रभाव नैरेटिव में तो मिला है। हर घर में प्रशांत किशोर की चर्चा हुई है, भले ये वोट में तब्दील हो या न हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि जिस तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज चुनाव के नजदीक आते आते जिस तरीके से वो गुमनाम वाली स्थिति उनकी हो गई थी, वैसी स्थिति इस बार नहीं है। चाहे चुनाव प्रचार के दौरान नैरेटिव की बात हो या आज मतदान के दौरान भी लड़ाई हर जगह बीजेपी बनाम जनसुराज की ही दिख रही है, बीजेपी बनाम आरजेडी नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक पहली जीत प्रशांत किशोर की है, क्योंकि बिना किसी जातिगत आधार के बाहर से आकर के यहाँ चुनाव लड़ लेना और उस चुनाव को खुद पे केंद्रित कर देना, ये आपको चुनाव में मतदान प्रतिशत की जीत हो या ना हो, लेकिन ये अपने आप में एक जीत तो है। अब दूसरी बात ये है कि वो जो बदलाव की बात कर रहे हैं, तो इस चुनाव में बदलाव बनाम जातिगत समीकरण इसी की एक लड़ाई है। और ये अगर आप पहले देखेंगे कि कुछ दिन पहले तक जिस तरीके से जो बदलाव की बात करते हैं वो भी मतदान आते आते यानी आज सुबह आते आते तक उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जातिगत सांचे में ढल चुके हैं। अब जहां तक बात झड़प की है तो बहुत सर, मैं एक बार इंटरप्ट करके अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं। 33.60% वोटिंग हुई है अभी तक। रामबंधु सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब कि बस एक ही घंटे अभी बचे हैं तो मतदान प्रतिशत पिछली बार की तुलना में कम होगा, और कम मतदान अगर होगा तो मुझे लगता है कि ये जो बदलाव वाले जो वोट हैं वो शायद घर से बाहर ना निकले हों, और इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के पास अपने जाति का समीकरण है, आरजेडी के पास अपने हैं, जनसुराज को 0% से शुरुआत करनी है, तो उनको जो भी वोट मिलेगा उनकी शुरुआत तो 0 से होगी। अगर ये मतदान प्रतिशत बढ़ जाता, पिछली बार 40% के आसपास हुआ था, तो अगर वो 40 से अधिक होता, 50 या 52% होता, तो वो समझिए कि वो जनसुराज के खाते में जाता। तो जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है इस बार, वो ये बता रहा है कि जनसुराज के लिए जो जीत है वो मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं जनसुराज टक्कर में है। जनसुराज की जो पहली जीत यही है कि आरजेडी गुमनाम हो गई, और अब तक बिना कोई विधायक, बिना कोई सांसद वाली जो पार्टी है वो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में बिहार में दिखने लगेगी। और प्रशांत किशोर अगर दूसरे नंबर पे आ गए, अगर जनसुराज आरजेडी से आगे आ गई, तो कम से कम इतना तो तय है कि वो प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में रहेंगे। और ये जो छवि जो आरजेडी की धूमिल होगी उसकी रिकवरी करना बहुत कठिन है। दूसरा जो एक बदलाव ये है कि आरजेडी के जो एमवाई समीकरण है उसमें बड़े पैमाने पर जनसुराज की सेंधमारी हुई है। अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा दायरा, मुझे लगता है कि वो 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज जनसुराज के पास इस बार गया है, तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती हो जाएगी। और हालांकि देखिए 2 दिनों तक तेजस्वी यादव आए थे, लेकिन अल्पसंख्यक समाज शुरू से ही अपने कारणों से आरजेडी में जो एमवाई समीकरण के नाम पे बार बार आरजेडी को चिन्हित किया जाता है, और उनके अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कहना है कि आरजेडी की पार्टी में उनको उतना उचित सम्मान नहीं मिलता है। तो आरजेडी के चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव नहीं थे, वो गायब थे, इसके कारण नहीं, अपने ही कारण से अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे नाराज है, जो अब जनसुराजपुर शिफ्ट हो रहा है। तो ये वो दौर है जब बिहार विधानसभा चुनाव से बरसों कई महीने पहले एक जगदानंद सिंह का एक लेटर एक लीक हुआ था जो वायरल भी हो गया था, जिसमें वो अपने समर्थकों यानी कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक समाज को बता रहे थे कि वो जनसुराज के कार्यक्रमों में न जाए। उस स्थिति पे अब जनसुराज मुझे लगता है कि दोबारा पहुंच जाएगी, और इसमें भले ही जनसुराज जीते या न जीते, लेकिन एक जो रिवाइव था, एक पुनर्जीवित करने वाला जो प्रयास था प्रशांत किशोर का, मुझे लगता है कि उसमें सफलता हासिल कर लेंगे।
अब टकराहट देखिए कि जो जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं बहुत सक्रिय हैं। जितनी भी घटनाएं हुई हैं, आपसी जो बहसा-बहसी हुई या हाथापाई हुई, वो हर जगह बीजेपी बनाम जन स्वराज की हुई है, कहीं आरजेडी नहीं है। माने आरजेडी के भी कहीं आरजेडी बनाम बीजेपी कहीं नहीं है। वो हाथापाई भी हो रहा है तो बीजेपी जनाम जन स्वराज का ही हो रहा है। तो ये बता रहा है कि बूथ बूथ तक अभी तक वो सक्रिय हैं। इस बार जो चुनाव में जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है, वो विधानसभा चुनाव की अपेक्षा काफी बेहतर है प्रशांत किशोर का। इसका कारण चाहे जो भी हो, ये इकलौता सीट है, पूरी ताकत यहाँ पे है, वो विधानसभा था, उनकी ताकतें बिखरी हुई थी, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार उनका जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है पिछली बार की तुलना मजबूत है। लेकिन बीजेपी की तुलना के बीजेपी से अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मजबूत है या नहीं, ये तो आगे चल के पता चलेगा। जी संजय सर, जिस तरह से रामबंधु सर भी बोल रहे थे एमवाई समीकरण की बात, और आरजेडी का जो एमवाई वोट बैंक है वो तो टूटता हुआ हम देखें 2025 के विधानसभा के दौरान भी वो टूटता हुआ नजर आया। जिस तरह से ओवैसी की एंट्री हुई और मुस्लिम वहीं से बिखरने लगे। उसके अलावा यादव वोटर्स का कहा जाता है कि अगर टूटेंगे तो मोस्टली जाते हैं बीजेपी के साथ, तो वो तो एमवाई समीकरण तो वहीं पे टूटता हुआ नजर आया था। तो इस चुनाव से क्या असर डाल रहा था, मतलब तेजस्वी यादव क्या एमवाई को भी साथ नहीं रख पाए? जिस तरह से अभी प्रचार के दौरान भी हमने देखा कि 2 दिन पहले एक्टिव हुए, अचानक से आए और फिर रोड शो उन्होंने किया। देखिए, मुस्लिम मतदाताओं की पहली प्राथमिकता होती है कि जो बीजेपी को हराए। तो बीजेपी को जो हराने वाले कैंडिडेट थे उसमें जो प्रमुखता से जो भूमिका निभा रहे थे वो प्रशांत किशोर थे। ठीक है, उनके झंडे भी दिख रहे थे सड़क पर, उनके कार्यकर्ता भी दिख रहे थे और हुंकार भी बढ़ रहे थे। तो मुसलमानों को एक भरोसा तो जरूर मिला। वो जो सब्जी बाग का इलाका है या जो भी उधर का ही जो थोड़ा वार्ड आते हैं, तो उन मुसलमानों के अंदर में एक था, डिस्कोर्स में ये थे प्रशांत किशोर, और वो महिलाएं हो या पुरुष हो वो प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे थे। तो ये बात तो 10% मुस्लिम मतदाता है। एक बात तो आ रही थी, कितना परसेंट मुस्लिम मतदाता इनके साथ खड़े हुए ये तो हम लोग 3 तारीख को बात करेंगे। लेकिन मुस्लिम मतदाता है। यादवों के अंदर में भी एक आवाज थी। जब ये बात बार बार प्रशांत किशोर कह रहे थे कि इस एक सीट से न कोई आपकी सरकार बननी है न किन्हीं की सरकार गिरनी है, लेकिन हाँ, लोगों का मूड तो पता चलेगा कि चुनाव के बाद लोगों का मूड क्या है। तो अगर आप मूड बताना चाहते हैं तो अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए और किसी के दबाव में नहीं। आप जहां तय करते हैं वहीं वोट कीजिए। तो जो इलेक्शन होता है और बाई इलेक्शन होता है, दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल तेजस्वी जी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि रेखा गुप्ता न केवल आरजेडी की उम्मीदवार थी, वो इंडिया गठबंधन की भी उम्मीदवार थी। बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस लेफ्ट के कोई बड़े नेता मंच शेयर करते हुए नहीं दिखे, वो संबोधित करते हुए नहीं दिखे। क्या पटना शहर में वो 24 वार्ड में बटा हुआ विधानसभा है, 24 वार्ड में कम से कम 24 बैठक तो ये कर लेते और बैठक कर करके वहां के लोगों को एड्रेस कर देते ताकि ये मैसेज चला जाता। एनडीए में वो एकजुटता दिखी, वो उनके कैंडिडेट जीतेंगे हारेंगे छोड़, लेकिन वो एनडीए के कैंडिडेट की एकजुटता दिखी। वो सारे एनडीए के घटक दल के लोग थे, हम के भी थे, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनके भी थे, चिराग जी की पार्टी के लोग भी थे, भाजपा और जेडीयू तो थी। बाद में तो नीतीश कुमार जी ने एक वीडियो संदेश दिया। वैसी एकजुटता इंडिया गठबंधन में नहीं। वहीं पर मुस्लिम समाज ने ये देखा कि लगता है कि ये गंभीरता से इस चुनाव को नहीं ले रहे। केवल रनर की भूमिका में थी रेखा गुप्ता कि उनको 46,000 से ऊपर वोट आ गया था और रेखा गुप्ता उम्मीदवार हो गई और उसके बाद यूरोप चले गए तेजस्वी जी। बाद में वो 2 दिन वोट शो कर दिए। तो चुनाव अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर तो आपके वोटर जो समीकरण की बात आप कर रही हैं कि एक माई समीकरण, तो माई समीकरण कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनका गारंटेड है। कभी कभी वोटर भी बिदक जाते हैं या जो उनके भी जो गठबंधन के या उनके जो वोटर होते हैं उनको भी लगता है कि आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि हम तो कहीं जाएंगे नहीं, बस हम आप ही। उनको इस बार एक विकल्प मिल गया, प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर के साथ भी खड़े रहे
आधा कुछ लोगों ने आरजेडी के साथ भी अपनी सहमति दर्ज कराई कि नहीं, हम तो उस समीकरण के पार्ट हैं। तो प्रशांत किशोर जी को मुसलमानों का भी वोट मिला है, यादवों का भी वोट मिला है, और मैं देख रहा था एक जातीय समीकरण में ही एक जर्नलिस्ट का मैं देख रहा था कि करीब करीब प्रशांत किशोर जी हर जाति में सेंधमारी करने में सफल हुए। अब कैस जाति का तो सीट ही है बांकीपुर, और वो तो उम्मीदवार ही है, तो वहां सेंधमारी की गुंजाइश न के बराबर है। वो तो मानते हैं कि जब एक भी सीट, ऐसे भी कुमरार सीट उनसे ले ली गई, संजय गुप्ता वहां जीत गए हैं, जो अरुण सिन्हा का वो ट्रेडिशनली वो सीट दिया जाता था। अब ले दे करके इस शहर में बांकीपुर सीट पर ही कैसों का एक अपना ये है, वो सीट पर वो समझौता करेंगे, लेकिन बाकी हर जाति के लोगों ने वोट किया है। जहां प्रशांत किशोर की चर्चा हुई, प्रशांत किशोर के प्रति ने अपना ये दिखाया। अब तो ईवीएम का बटन किसको दबाया नहीं दबाया ये तो बात की चीज है, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा थी, और कोई समीकरण इस बार काम नहीं किया कि एनडीए के साथ ये जातीय समीकरण था सोशल कॉम्बिनेशन का, तो ये दरक गया, और इंडिया गठबंधन के साथ ये सोशल कॉम्बिनेशन था तो वो दरक गया। ऐसा कुछ प्रशांत किशोर सारे समीकरण में सेंधमारी करने में इस बार सफल हुए। वो जीत जाए वो हार जाए, लेकिन एक स्पेस उन्होंने क्रिएट किया बीच में। जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं उन ट्रेडिशनल पार्टियों के बीच में एक अपना स्पेस इन्होंने भी क्रिएट किया, जहां मुद्दे पर आधार जो लोग मुखर थे उन्होंने प्रशांत किशोर में इस बार भरोसा जताया। रामबंधु सर, जिस तरह से संजय सर ने भी पॉइंट उठाया, महागठबंधन में जिस तरह से एकजुटता नजर नहीं आई, एनडीए के तमाम बड़े नेता एक साथ आए, एक मंच पर मंच साझा किया, उन्होंने नीरज सिन्हा को प्रमोट किया, जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार किया। लेकिन जब हम यहाँ देखें आरजेडी की उम्मीदवार को देखें तो वो आरजेडी की ही उम्मीदवार नजर आई, वो महागठबंधन की उम्मीदवार नजर नहीं आई रेखा गुप्ता। जिस तरह से और कई जगह लोकल लोग ये भी कह रहे थे कि कई प्रशांत किशोर के जितने जनसुराज के कार्यकर्ता थे, कई लोग आसपास आ रहे थे और मिल रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस को जो है वो प्रशांत किशोर को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। जिस तरह से आपस में बात हो रही थी, तो इसका असर भी क्या दिखेगा? देखिए, रेखा गुप्ता की जब उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी तब तो आरजेडी के दो चर्चित नेता भाई वीरेंद्र और सुरेंद्र यादव, इन लोगों की टिप्पणी ऐसी थी जैसे मानो वो खुश नहीं है। तो ये आरजेडी की नहीं, शुरुआती दौर में तो ऐसे लग रहा था जैसे मानो कहीं आरजेडी के सिंबल पे और अकेले आगे हैं चुनाव प्रचार में, उनके साथ कोई वैसा भी नेता आरजेडी का नहीं था। तो शुरुआती ढंग से जिस और रेखा गुप्ता के जो प्रचार की जो शैली थी वो भी कई दिनों तक बेहद ही उदासीन थी। रेखा गुप्ता की जो गाड़ी थी उस पे आरजेडी के झंडे नहीं थे। पत्रकार उनसे सवाल किए कि आरजेडी के झंडे की जगह जय श्री राम का एक झंडा है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मेरे दिल में जय श्री राम रहते हैं। कहने का मतलब ये कि उनके गाड़ी पे झंडा कई दिनों तक नहीं दिखा, उनके घर पे कोई पार्टी का झंडा बैनर पोस्टर उस तरीके से नहीं दिखा जो प्राय उम्मीदवारों के घर पे दिखता है। उनसे ज्यादा झंडा तो जो जनशक्ति जनता दल की वीणा मानवी थी जिनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई, उनके गाड़ियों पर रहा करता था जब तक उनकी उम्मीदवारी रद्द नहीं हुई थी। तो शुरुआती दौर पे इनका जो प्रचार का शैली भी उदासीन रहा और ऐसे लगा जैसे अलग थलग अपनी पार्टी में हो गए। हाँ, बाद में धीरे धीरे करके स्थितियों में कुछ सुधार आया और आखिरी 2 दिनों के लिए तेजस्वी यादव आए। तो ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वाली जो इनमें एक फीलिंग थी वो तो कभी दिखी ही नहीं इनके समर्थकों में। आरजेडी के उम्मीदवार को लेकर के भी एक संशय वाली स्थिति रही और बीच में कई दिनों तक तो एक आम लोगों के बीच मैसेज भी हुआ कि जनसुराज और तेजस्वी यादव में कहीं अंदर खाने में कोई समझौता हो गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच, अपने समर्थकों के बीच आरजेडी कैसे मैसेज भेजे, इसमें उन लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है। अब ये जानबूझ के हुई है या तेजस्वी यादव के लापरवाही के कारण हुई है या आरजेडी के अंदर जो गुटबाजी है, जो विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के संभलते नहीं संभल रहा है, उसका परिणाम हो, जो भी हो। लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में भी और आरजेडी के सर्वमान्य उम्मीदवार के रूप में भी ऐसी छवि रेखा गुप्ता नहीं बना पाए और इससे बेहतर उनका प्रचार और बेहतर तो टक्कर वो पिछले विधानसभा चुनाव में दिए थे। और इसके कारण मुझे लगता है कि जनसुराज को
और ताकत मिली, उनके प्रचार में भी उनको ताकत मिल रही थी। वहाँ का जो जन समर्थन था, वो आज जब आप अल्पसंख्यक समाज के मोहल्लों से जाते थे, जनसुराज जाती थी या प्रशांत किशोर जाते थे, तो वहाँ बहुत भीड़ जुड़ती थी। तो शुरुआती दिनों से लग रहा है, और आज जब मतदान भी हो रहा है तब भी वही उदासीनता है। आज दोपहर के बाद, दोपहर 1-2 बजे के बाद अगर देखेंगे तो बिहार में जो सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है कि रेखा गुप्ता ने समर्थन कर दिया जनसुराज को। भले ही ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं से इस तरह मैसेज भी, इस तरह के मैसेज का स्पेस इसलिए बन पा रहा है कि अगर आप मतदान केंद्र तक जो लोग जा रहे हैं, वहां दोपहर के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि आरजेडी कोई कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, या आरजेडी वाकई में मैदान छोड़ के भाग गई है या क्या। तो एक उनकी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं है, और उसके कारण जो उनका जो जन समर्थन है, समर्थक है, मतदाता है आरजेडी के, वो बड़े पैमाने पे इधर शिफ्ट हुए हैं। कांग्रेस के तो कुछ नेता मीडिया से बातचीत करते हुए जनसुराज का समर्थन भी किए थे, और अभी 1-2 दिन पहले जो अखिलेश सिंह हैं, उनके बेटे ने भी सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर का समर्थन किया था। तो वो भी एक मैसेज रहा कि जो कांग्रेस है उनका पूरा समर्थन जा रहा है, अब केवल आरजेडी अलग थलग है। तो इस तरह की जो परिस्थिति है वो रेखा गुप्ता के साथ जुड़ी है, और यही कारण है कि प्रशांत किशोर उनको आसानी से पीछे छोड़ दिए हैं। और आरजेडी का जो समर्थक है, वो मुझे लगता है कि जनसुराज की असली ताकत बढ़ गई है। अब अगर वो बीजेपी के हर जातियों में सेंधमारी करेंगे, कर लिए होंगे, तो हो सकता है कि वो काफी नजदीकी का, वो कांटे का टक्कर का मुकाबला हो। जीत हार एक अपनी जगह है, लेकिन वो कोई कड़ा टक्कर बीजेपी को दे सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी को कड़ा टक्कर देने के लिए या चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करनी ही पड़ेगी, और अच्छी खासी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब प्रशांत किशोर नहीं थे, जब रेखा गुप्ता थी पिछले चुनाव में, तो फिर देखिए कि ये 40% के आसपास थी और नितिन नवीन का 61% के आसपास था, तो दोनों में काफी अंतर था। तो उस अंतर को पाटने के लिए, यानी कड़े मुकाबले के लिए भी इनको बीजेपी में सेंधमारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। संजय सर, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से आरोप लगाया कि पुलिस जो है वो उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, हेल्प डेस्क हटाए जा रहे हैं और विरोधी वोटरों को डराने की कोशिश हो रही है, और ईवीएम खराब होने की शिकायत पर भी वे खुद बूथ पहुंचे, बाद में भले ही वो शांतिपूर्ण मतदान की उन्होंने अपील की। तो क्या ये प्रशासन पर गंभीर सवाल है, या चुनाव के बीच जिस तरह से समर्थकों को एकजुट रखने की कोई रणनीति है? देखिए, नहीं, वो तो होता है, ये सारी चीजें होती हैं। कल भी जक्कनपुर थाने में प्रशांत किशोर जी काफी देर रात थे, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे लोगों को पुलिस पकड़ ली है और कुछ बता नहीं रही है। हालांकि पुलिस के अपने दावे थे। उन्होंने कहा कि जो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड के दौरान चुनाव प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है, और इस अवधि में जो लोग चुनाव प्रचार में लगे होते हैं, वो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अगर मतदाता नहीं होते हैं तो उन्हें क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होता है। तो पटना पुलिस ने कहा कि भाई ये नियमित जांच और सत्यापन अभियान के पार्ट है, और इसी के दौरान जो कुछ बाहरी जिले के लोग थे जो निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद पाए गए थे, जांच उपरांत उनको शामिल होने के संकेत मिले, और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने प्रिवेंटिव हिरासत में लिया। कहा कि कोई राजनीतिक दल या व्यक्ति को निशाना बनाना पुलिस का उद्देश्य नहीं था, बल्कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए ये कार्रवाई की गई थी। ये प्रेस विज्ञप्ति है, और उसमें कहा पुलिस ने कि ये तो प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देश को पालन करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये तो उनकी प्रतिबद्धता है। आज भी प्रशांत किशोर जी ने कहा एसएचओ के बारे में जो आप बता रही हैं कि वो आरोप लगाए कि हमारे जो वोटर हैं उनको एक तरह से वो प्रताड़ित कर रहे हैं या भगा रहे हैं। वो कुछ क्लिपिंग्स भी आए थे, और देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको कुछ नहीं कर रहे। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चुनाव में लगते हैं, वो भगा दें, वो रखें, लेकिन किसी के वोटिंग राइट्स को कोई कैसे छीन सकता है? वो निर्वाचन आयोग, जब चुनाव के समय में निर्वाचन आयोग सारे दिशा निर्देश जारी करती है, तो फिर पार्टियों का कोई महत्व बहुत नहीं रह जाता। फिर तो सारी चीजें गाइड होती है जो उनके निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं उनसे।
हाँ, प्रशांत किशोर ने जरूर ये आरोप लगाया है। और ईवीएम की जहां तक बात है, तो ईवीएम तो इस तरह की चीजें होती है, वो तो एक्स्ट्रा ईवीएम रखे ही गए थे, वीवीपैट भी एक्स्ट्रा रखे गए थे, ईवीएम भी रखे गए थे कि ईवीएम में गड़बड़ी की अगर शिकायतें आती हैं तो उसको आप बदल दीजिए। तो ये टेक्निकल पार्ट है। इस टेक्निकल पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहली बार, जब चुनाव भी होते हैं तो उसमें भी ईवीएम की गड़बड़ी की खबरें आती हैं और फिर दूसरा ईवीएम भेजा जाता है और स्ट्रॉन्ग रूम में ऑलरेडी रखा जाता है। इस बार भी ईवीएम था, एक्स्ट्रा ईवीएम था, उसकी खबरें भी आई थी बाहर। यहाँ हमारे पास काफी पर्याप्त मात्रा में और भी ईवीएम है। अगर उसकी में कोई तकनीकी फॉल्ट हमें मिलता है, शिकायत आती है, तो हम लोग दूसरा ईवीएम का प्रयोग कर लेंगे। तो ये तो इस तरह की चीजें होती हैं, प्रशांत किशोर जी कह सकते हैं। और प्रशासन निर्वाचन आयोग के इंस्ट्रक्शन की बात करती है कि नहीं, हम तो निर्वाचन आयोग से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किसी भी तरह से कोई भेदभाव जैसी बात, आप आरोप लगाने के लिए तो कोई भी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम सबके साथ पारदर्शी व्यवहार करते हैं कि हर मतदाता जाए और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। तो इस आरोप के आधार पर कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है कि क्या पुलिस के तर्क सही हैं या प्रशांत किशोर के आरोप सही है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, पुलिस ने भी अपनी सफाई दी है। कल वो घटनाक्रम में देख रहा था, वो जक्कनपुर थाने की घटना जिसमें प्रशांत किशोर वहां बैठे हुए थे और वहां के पुलिस पदाधिकारी से वो लगातार बात कर रहे थे, अपने 20 लोगों के बारे में पूछ रहे थे। तो जो सफाई पुलिसकर्मी के द्वारा जो साइलेंस पीरियड का जो एक उन्होंने अपना हवाला दिया, कि साइलेंस पीरियड में दूसरे जिला के और दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोग अगर मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में जाइए, अपने जिले में जाइए। ये पुलिस के तर्क। तो ये सब चीजें तो होंगी, लेकिन इससे वोटिंग राइट्स किसी का प्रभावित हो जाएगा ऐसा? हाँ, कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो सकता है व्यक्ति कि उनके कार्यकर्ता को गिरा दिया गया या डरा दिया गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा प्रमोट की सहायता मिली उनको सत्ता पक्ष के वजह से। ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन पूरी छूट थी आज सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान के लिए। कोई कभी भी आकर के अपना ईवीएम पर बटन दबा सकता है, जिनको भी वो पसंद करता है। इसलिए इस आरोप के आधार पर कुछ नहीं अभी कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर के आरोप में कितना दम है। और जो प्रशासन जो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पूरी तरह से चुनाव आयोग से निर्देशित होते हैं, इसलिए हम किसी के कार्यकर्ता को क्यों भगाएंगे और किन्हीं के कार्यकर्ताओं को क्यों कहेंगे कि आप एक भीड़ के रूप में एक जगह इकट्ठा हुई है, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और चुनाव में इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। बांकीपुर में जिस तरह से उपचुनाव हो गए हैं, वोटिंग हो गई है और हम लगातार जैसे बात कर रहे हैं कि पूरे बिहार की नज़र है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं बल्कि 3 राजनीतिक धाराओं बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज की ताकत की परीक्षा है। अगर नतीजा कुछ चौंकाने वाला आता है तो इसका असर ज़रूर बिहार की राजनीति और विपक्षी गठबंधन पर पड़ेगा। सर बहुत शुक्रिया, संजय सर आपका, रामबंधु सर आपका। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इस चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।